हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को सॉइल इरोजन के टॉपिक में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग अगली क्लास पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों की है वो आपकी है गली इरोजन के ऊपर। सॉइल यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन और सॉइल लॉस इक्वेशन के जितने मॉडल्स थे इनसे रिलेटेड जो क्लास थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। उन क्लास में एक क्लास में समरी बताई गई थी और एक क्लास में सारे फॉर्मूला और उनसे मेन डेटा एंड फैक्ट का कलेक्शन बताया गया था, जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया गया और आप लोगों से बोला गया था पेन और पेपर लेके बैठ के आपको पढ़ना है और उसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्लास का फॉर्मेट फिर से कि अगला जो टॉपिक है वो गली इरोजन का है। आपको मैंने बताया था कि वाटर इरोजन की जो स्टेजेस होती हैं उनमें नंबर 1 पे आपका था शीट इरोजन, नंबर 2 पे रेल इरोजन, नंबर 3 पे गली इरोजन, नंबर 4 पे शीट इरोजन, फिर आपका था नंबर 1 पे था स्प्लैश इरोजन और स्प्लैश के बाद आता है शीट इरोजन, शीट के बाद रेल इरोजन, रेल के बाद गली, गली के बाद ड्राइव। तो गली इरोजन जो है ये जब होने लगता है किसी भी जगह पर वाटर के द्वारा तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उस जगह से कट के एक जगह पर जाने लगती है और उस जगह की कृषि स्थितियाँ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसको इंग्लिश में बोला जाए तो वो स्थापित होने लगती हैं या खराब होने लगती हैं। तो हमारा मेन एम होता है कि हम कहीं पर अगर गली इरोजन हो रहा है तो गली बढ़ने ना पाए या गली इरोजन ना होने पाए तो इसको रोकने वाले स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। तो उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सबसे पहले ये समझें कि जिस चीज़ का स्ट्रक्चर हमें बनाना है वो चीज़ है क्या। तो यहाँ पर जो स्टेजेस थी, पहले नंबर पे था स्प्लैश इरोजन, जो कि मैंने बताया था कि रेनफॉल की बूंद के कारण जो इरोजन हो रहा है स्प्लैश इरोजन। फिर था हमारा शीट इरोजन। शीट इरोजन जो हमारा था वो किस लिए था कि स्प्लैश के कारण जो मिट्टी उखड़ गई पानी के बहने से, वो मिट्टी ऊपर से ऊपरी सतह से बह रही तो शीट इरोजन हो गया। थर्ड नंबर पे था हमारा रिल इरोजन, मतलब जो हमारी भूमि है उस पर पतली पतली नालिकाएं बन गई जिसके द्वारा मिट्टी कट के बह रही है और यही रिल जब थोड़ी चौड़ी हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो ये गली कहलाती है और गली और बड़ी हो जाती है तो ये रवाइन कहलाती है। एग्रीकल्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर जो भी होगा तो उसका काम क्या होगा कि गली इरोजन अगर कहीं पर होना चालू हो गया है तो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर होना। गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि ये गली को डेवलप होने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे ज्यादा फेवरेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ। तो यहाँ पर देखिए रिल के बाद गली है, इसका मतलब गली इरोजन रिल इरोजन का क्या है, एडवांस स्टेज है। और एक क्वेश्चन और आता है कि मोस्ट हार्मफुल स्टेज ऑफ इरोजन। तो अगर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी का पेपर है और वहां पर अगर ये प्रश्न आया कि मोस्ट हार्मफुल इरोजन इज, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, रिल इरोजन इज द मोस्ट हार्मफुल इरोजन। और अगर कोई पेपर में बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो वहां पर अगर यही क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट हार्मफुल इरोजन तो वहां आंसर होता है शीट इरोजन, क्योंकि जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए शीट इरोजन ज्यादा हार्मफुल है, हमारे लिए गली इरोजन, क्योंकि हम लोग गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर्स। तो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर रिल के बाद बनता है, अगर रिल ही नहीं बनेगी तो गली ही नहीं बनेगी। हम ये इसलिए रिल को ज्यादा हार्मफुल मानते हैं। और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो लोग सॉइल की प्रोफाइल और मिट्टी की ऊपरी लेयर को बहुत ज्यादा कंजर्व करते हैं ताकि खेती अच्छे से हो सके, तो उनके लिए रिल पैदा होना बहुत नुकसानदायक चीज है। इसलिए रिल अगर पैदा ना हो इसलिए क्या जरूरी है, शीट इरोजन ना होने पाए। तो शीट इरोजन बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए सबसे हार्मफुल होता है। तो नेचर ऑफ एग्जाम और पेपर पे डिपेंड करता है। अगर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का पेपर है और वहां पर ये ऑब्जेक्टिव आता है कि मोस्ट हार्मफुल फॉर्म ऑफ इरोजन इज, इरोजन के सबसे खतरनाक चरण कौन सा है, तो इंजीनियरिंग के पेपर में रिल और बीएससी एग्रीकल्चर वाले पेपर में शीट, ऐसे करता है। आप इंजीनियर हैं तो आप इसको क्या याद रखेंगे, रिल इरोजन क्या है, सबसे ज्यादा हार्मफुल स्टेज ऑफ इरोजन। और यहाँ पर गली इरोजन जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे सबसे नंबर 1 पर। और इसकी ये इस क्लास की समरी है, इस क्लास की समरी है और इस समरी के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो में डालूंगा
जिसमें इन सारी चीजों के बारे में चीजें बताई भी जाएंगी और कुछ डेटा और फैक्ट आपको नोट डाउन करने के लिए जो मैं कहूँगा तो उसे भी साथ में आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज गली इरोजन। तो यहाँ पर गली इरोजन क्या होता है कि रिल इरोजन का एडवांस स्टेज, जहाँ पर रिल कंसिडरेबल चौड़ी हो जाती है या मतलब भर की इतनी चौड़ी हो जाती है कि उनके अंदर से मिट्टी, किसी भी क्षेत्र की मिट्टी बड़ी तेजी के साथ कट के बहने लगती है। ठीक है, उसी को गली इरोजन कहा जाता है। फिर आते हैं हाउ इट डेवलप, गली डेवलप कैसे होती है। ठीक है, तो सॉइल के लगातार कटने की वजह से कहीं पर रिल जब बड़ी हो जाती है उसी गली कहते हैं। गली डेवलप होने के 4 स्टेज हैं। इन स्टेजेस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है FDHS, मतलब पहला हो गया आपका फर्स्ट स्टेज। जो पहला स्टेज है इसको बोलते हैं फॉर्मेशन स्टेज। F का मतलब हो गया फॉर्मेशन। गली इरोजन का पहला स्टेज कहलाता है फॉर्मेशन स्टेज। दूसरा हो जाता है डेवलपमेंट स्टेज, तीसरा हो जाता है हीलिंग स्टेज और पांचवा हो जाता है स्टेबलाइजेशन स्टेज। पहला फॉर्मेशन, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा स्टेज हीलिंग स्टेज, चौथा स्टेबलाइजेशन स्टेज। ये 4 स्टेज में गली का डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। अब इन चारों स्टेज में क्या क्या फैक्ट एंड डेटा है ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो के थ्रू जब मैं बताऊंगा तो आप उसको साथ में पॉइंट वाइज नोट डाउन भी करते चलेंगे, क्योंकि यही पॉइंट एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। ये जो मैंने आपको 4 स्टेज बताए हैं, 4 पॉइंट यहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज क्या होता है इस पर ऑब्जेक्टिव आ चुका है, फर्स्ट स्टेज क्या होता है इस पर आ चुका है, फोर्थ क्या होता है इस पर आ चुका है। हर प्रकार की स्टेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर जो समरी में बता रहा हूँ 10, 15, 20 पॉइंट तो इसी के अंदर आपके तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं इसके आगे कि गली का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो गली इरोजन हो रहा है, गली की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और उसके अंदर कटाव की मात्रा के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं कि गली किस प्रकार की है। और गली का क्लासिफिकेशन करने के बाद ही हम लोग गली की कंट्रोल की बात करेंगे। तो गली कंट्रोल की संरचना या गली बढ़ने न पाए इसकी संरचना, ठीक है, गली अवरोध संरचना या गली कंट्रोल स्ट्रक्चर तभी बनाएंगे जब गली की क्लासिफिकेशन में क्लियर हो। अब क्लासिफिकेशन किसी एक प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे करी गई है। तो शेप, स्टेट एंड डायमेंशन। शेप मतलब आकार, स्टेट का मतलब अभी की प्रेजेंट स्थिति क्या है, और तीसरे नंबर पे डायमेंशन। तो डायमेंशन शेप के अनुसार गली के 2 प्रकार बनाए गए हैं, यू शेप गली और वी शेप गली। वी मतलब वह गली जहां पर मिट्टी कटने से वी का आकार बन गया और मिट्टी कटती चली जा रही है, और वह गली जहां यू का आकार बन गया। तो यू शेप, यू के आकार का मिट्टी का कटाव हो चाहे वी के आकार का हो, शेप के आधार पे, आकार के आधार पे 2 प्रकार की गली, यू और वी। स्टेट, स्टेट का मतलब प्रेजेंट स्थिति। प्रेजेंट स्थिति के अनुसार एक्टिव गली और इनएक्टिव गली, इस पर ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, एक्टिव गली वो जिसमें सॉइल इरोजन हो रहा हो, और इनएक्टिव गली वो जो गली के रूप में बनी है लेकिन अब सॉइल इरोजन उसमें से नहीं हो रहा है, तो वो इनएक्टिव गली कहलाएगी। तीसरी क्लासिफिकेशन है डायमेंशन के आधार पे। डायमेंशन के आधार पे गली क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से करी गई है। पहली है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज में गली कितनी गहरी है और कितनी चौड़ी है, इसके आधार पे स्मॉल गली, मीडियम गली और लार्ज गली का क्लासिफिकेशन किया गया है। और एक क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पर हुआ है, बाद में किया गया था। प्रथम क्लासिफिकेशन तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद क्लासिफिकेशन आगे बढ़ाया गया और अन्य क्लासिफिकेशन किए गए। जो क्लासिफिकेशन 1961 में आपके 1961 में 2 इंडियन आदमी, तेजस्विनी और ध्रुव नारायण नाम के 2 आदमी थे, साउथ इंडिया से मोस्ट प्रोबेबली, इन लोगों ने इसको किया था। और G1, G2, G3, G4 नाम से 4 गली की इन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। इसमें G1 को बोलते हैं वेरी स्मॉल गली, G2 होता है आपका स्मॉल, G3 होता है मीडियम गली और G4 होता है लार्ज। तो केवल वेरी स्मॉल नाम से एक कैटेगरी और जोड़ दी गई और गली के 4 क्लासिफिकेशन किए गए, G1, G2, G3, G4। अब ये सारे क्लासिफिकेशन गली की चौड़ाई और गली की गहराई के अनुसार है। चौड़ाई और गहराई के अनुसार ही गली के अंदर कितनी मिट्टी कट के जाएगी, ये चीज आप डिसाइड कर सकते हैं। तो गली इरोजन के टॉपिक में जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम इन चीजों को यहाँ पर
क्लासिफाई करेंगे। और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव के भी कई पॉइंट्स इस समरी वीडियो में ही लगभग कवर हुए हैं, लेकिन जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उनमें कम से कम 50-60 पॉइंट्स आपके रहेंगे जो कि गली इरोजन से रिलेटेड होंगे। गली इरोजन के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो गली इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी टॉपिक की बेसिक समरी में आप लोग को इसलिए बताते चल रहा हूँ कि आप उस टॉपिक इसको देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम उस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने क्या वाले हैं, और उस टॉपिक को जब आप स्क्रीन से पढ़ेंगे तो कम से कम एमबी में कम से कम मेमोरी में आप उस वीडियो को आप देखेंगे, और मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम फैक्ट और मैक्सिमम चीजें आप तक में पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो ये ओवरऑल समरी है गली इरोजन के चैप्टर की, जिसमें हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे। और इस पर भी ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं कि G3 जो स्टेज होती है कौन सी होती है, G1 कौन सी होती है, G4 कौन सी होती है, शेप के आधार पर कितने क्लासिफिकेशन है, स्टेट के आधार पर कितने क्लासिफिकेशन है, एक्टिव गली कौन सी होती है, इनएक्टिव कौन सी होती है, सब जो मैंने आपको बताया इन सब के ऊपर ऑब्जेक्टिव आ चुका है। तो कम से कम 10-12 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आपके समरी में ही आपको मैंने बताए हैं। और इसके बाद जो हमारा गली इरोजन का स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स को मिलेगा, उस पर आपको 40-50 से और पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, और उनमें आपको वो चीज़ें भी नोट डाउन करनी है जो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा कि इसको नोट करिए, या ऑब्जेक्टिव का यह कीवर्ड है इसको नोट करिए, क्वेश्चन इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके बनता है और उसका ये आंसर होता है। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि मेरे गले की पेस धीरे धीरे बाहर आ रही है, और थोड़ा स्ट्रेन हल्का सा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिकवर बहुत जल्दी होगा। लेकिन तब तक मेरी जो बोलने की पेस है वो इसी तरीके से रहेगी, मैं बहुत ज़्यादा लाउड और स्ट्रेस देकर अपने गले पर बात नहीं करूँगा। तो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शबा खैर।